हेलो चलो, वेलकम टू द इक्विवेलेंट कांसेप्ट लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लेक्चर नंबर 3 में छोड़ा था, यानी कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अगर रिडॉक्स रिएक्शन में मुझे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वंस अगेन आप लोग को याद दिला दूं, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ कंपाउंड। लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जुड़ते हैं, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो इस हेडिंग के अंदर हमने ऑलरेडी 8 एग्जाम्पल कर लिए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th वन। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CrO5। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। CrO5 पर क्रोमेट को बोलते हैं और ये क्रोमियम +3 में रिड्यूस हो रहा है। गेस कीजिए या फिर स्क्रीन को पॉज करके निकालिए। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके +10 लिख देते हैं। आपको पता है कि +10 तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो +6 से क्रोमियम +3 में जाता है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एन फैक्टर 3। कितना आसान है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, CuS changing into Cu2 plus सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए, कॉपर रिएक्टेंट में भी +2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, यानी कि कॉपर से कॉपर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ। जो कुछ एक्सचेंज हुआ है सल्फर की वजह से हुआ है। यहाँ सल्फर -2 फॉर्म में है। यहाँ सल्फर का एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। -2 से +4 कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 6 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर हो गया 6। है ना आसान? बहुत आसान है। अगर आप कंसेप्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझते हैं तो बहुत आसानी से इस कंपाउंड का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 11। अगर मुझे H2S से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। -2 से +4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन निकला। इजी 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 इजी। अगला, अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की, Fe.95O चेंजिंग इनटू Fe3+। चेक कीजिए। अब यहां पे एक मोल कंपाउंड के अंदर 0.95 आयरन है। इसका मतलब आपको राइट साइड में भी 0.95 आयरन का ही चेंज लेना पड़ेगा। तो राइट साइड में 0.95 आयरन पे टोटल कितना चार्ज है बच्चों? 0.95 इंटू 3, तो ये हो गया 2.85। राइट, और यहां पे 0.95 आयरन पे कितना चार्ज है कोई बता सकता है? +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है। तो +2 से +2.85 प्लस 2.85, तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.85। +2 से +2.5 यानी कि 0.85 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल कंपाउंड से निकले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। बात करते हैं हम लोग, लेट्स से As2O3 से As2O5। आर्सेनिक जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक तो +3 और एक +5। क्या आप चेक कर सकते हैं? यहाँ पे 2 आर्सेनिक पे +6 चार्ज होगा, क्योंकि एक आर्सेनिक पे +3 चार्ज होता है, और यहाँ पे 2 आर्सेनिक पे +10 चार्ज होगा, क्योंकि एक आर्सेनिक पे +5 है। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 6 और 10, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर है बच्चा लोग? कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो? ओके। नेक्स्ट, CrO2Cl2 चेंजिंग इनटू Cr3+। सिर्फ क्रोमियम के रिस्पेक्ट में हमें एन फैक्टर निकालना है। तो बताइए, यहाँ पे क्रोमियम पे टोटल प्लस चार्ज ये निकालना आपको आता है तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ क्रोमियम पे टोटल कितना चार्ज आया? +6, 4 ऑक्सीजन की वजह से और 2 क्लोरीन की वजह से। राइट, और यहाँ पे क्रोमियम पे +3, एन फैक्टर हो गया 3। क्लियर? नेक्स्ट वन, FeO.Cr2O3 changing into Fe3+
प्लस Cr6 प्लस। चेक कीजिए बच्चा लोग एल फैक्टर कितना। आयरन यहाँ पे +2 फॉर्म में है, +2 से +3 में जा रहा है। क्रोमियम यहाँ पे +3 फॉर्म में है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो टोटल +6। यहाँ 2 क्रोमियम पे +12, 2 क्रोमियम का चेंज लेना पड़ेगा। तो क्रोमियम से क्रोमियम तक 6 इलेक्ट्रॉन निकला, आयरन से आयरन तक 1 इलेक्ट्रॉन निकला, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है जहां पे एक ही कंपाउंड से 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब कभी एक ही कंपाउंड से 2 एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, यानी कि पूरे एक मोल कंपाउंड द्वारा एक्सेप्ट या डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए होते हैं, राइट। तो 7 आ गया। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, नंबर 16। Cu2s changing into Cu2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहां पे क्यूप्रस है, ऐसा एक एग्जांपल पीछे किया है जहां पे क्यूप्रिक था। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि यहां पे 2 कॉपर पे +2 चार्ज है, एक कॉपर पे +1 है, तो 2 कॉपर पे +2, यहां पे 2 कॉपर पे +4, तो कॉपर से कॉपर तक 2 इलेक्ट्रॉन निकला। यहां सल्फर -2 है, यहां सल्फर +4 है, -2 से +4 यानी 6 और इलेक्ट्रॉन निकला। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से कॉपर तक, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से सल्फर तक, टोटल 1 मोल से 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। ऑलराइट, नेक्स्ट As2S3 changing into As5+ की ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आए हैं। प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, प्लस सल्फेट आयन। बताओ, इनफैक्ट खुद ट्राई करना जरूरी है। एग्जाम्पल मैंने लिखा, आप ट्राई करो उसके बाद चेक करो। देखो यहाँ आर्सेनिक जो है वो +3 स्टेट में है, ये इस 3 से पता चलता है। 2 आर्सेनिक है +6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आर्सेनिक है +10 हो जाएगा। 6 से 10 यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ पे सल्फर पे -2 चार्ज है, सल्फाइड आयन है बेसिकली, 3 है तो 3 × -2 यानी -6। यहाँ पे एक सल्फर पे +6 है, 3 सल्फर के लिए चाहिए होगा आपको, 3 सल्फर के लिए 3 × 6 यानी कि +18। -6 से +18 कितना इलेक्ट्रॉन निकला बच्चा लोग? -24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 28। 24 सल्फर टू सल्फर एंड 6 आर्सेनिक टू आर्सेनिक, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन एक मोल कंपाउंड में दिए, इन फैक्टर 28। ऑलराइट, नेक्स्ट वन बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, FeC2O4, बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। Fe3+ कार्बन डाइऑक्साइड करो। देखो यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe3 है, तो आयरन से आयरन तक 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, 2 कार्बन पे यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ +6 चार्ज मिलेगा। 4 ऑक्सीजन की वजह से -8 और 2 आयरन की वजह से +2 यानी -8 + 2 -6 बचा, तो +6 रखना पड़ेगा 2 कार्बन पे टू मेक इट न्यूट्रल, टू मेक इट 0। यहाँ पे एक कार्बन पे +4 चार्ज है, 2 कार्बन है, इसका मतलब +8 हो गया। तो +6 से +8 यानी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से कार्बन तक निकल गया। तो आयरन से आयरन तक 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन से कार्बन तक 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल कंपाउंड के बिहाफ पे निकला, तो इनफैक्ट 3 हो गया। ऑलराइट बच्चा लोग, आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। बड़ा यूनिक और अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत सारे एग्जाम्पल में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट वन, अनदर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, FeCN6, K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन करके हमने बना लिया है Fe3+ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन। अब मुझे इसका एन फैक्टर चाहिए। बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूं, यहां पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आयरन से आयरन तक निकला।
क्या आप जानते हैं साइनाइड में कार्बन पे और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है? मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। देखो साइनाइड पे माइनस जो ये फॉर्मल चार्ज होता है वो कार्बन पे होता है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के पर्पज से, तो आप इधर दोगे कार्बन को कितना चार्ज दोगे? कार्बन को दोगे +3 और इसको दोगे -3। मैंने ऐसा क्यों किया? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जब भी आप कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को आयनिक मानते हुए तोड़ोगे तो नाइट्रोजन को माइनस चार्ज मिलेगा, कार्बन को प्लस चार्ज मिलेगा। ऑलराइट, तो कार्बन पे नेट चार्ज कितना बचा बच्चों? +2, और नाइट्रोजन का नेट चार्ज कितना हो गया? -3। अब आप देखो यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन होने का मतलब क्या हुआ? +2 × 6 यानी +12 चार्ज कार्बन पे। यहाँ पे एक कार्बन पे +4 चार्ज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। 6 कार्बन है तो 6 × +4 यानी कि +24, राइट। ऐसे अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन है 6 × -3 यानी कि -18, और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 होता है, +5 है और 6 नाइट्रोजन है तो 6 × +5 यानी कि +30। अब आप देखिए -18 से +30 यानी कि 48 इलेक्ट्रॉन इधर निकला। ऑलराइट, और +12, ये +12 होना चाहिए था, +12 से +24 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन इधर निकला, -12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन से कार्बन तक, 48 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन तक, और 1 इलेक्ट्रॉन आयरन से आयरन तक। बताओ कितना हो गया? 61, 61, 61। कैन यू गेट इट? क्या आपको समझ आया कैसे आया 61? आयरन का 1, कार्बन का 12 और 48 नाइट्रोजन का, तो 48 + 12 60 हो गया और 1 61 हो गया, तो 61। मजा आया ना एग्जाम्पल करके? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 20। मान लीजिए मेरे पास कोई आयन है A+, एक चार्ज है इसके ऊपर, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2+ में एंड 3+ में। ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यहां पे देखो बच्चों 2A पे +2 चार्ज है और यहां 2A पे +5 चार्ज है। कितने का डिफरेंस हुआ? 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन निकला टोटल, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन जो निकला है ये 2A के बिहाफ पे निकला है, और हम एन फैक्टर निकालते वक्त कितने मोल के लिए निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेंज? 1 मोल के लिए, तो 3/2 हो जाएगा। 2 मोल के बिहाफ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो 1 मोल के बिहाफ पे 3/2। क्लियर? अब 3/2 आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है, फ्रैक्शनल पॉसिबल है, फ्रैक्शनल एन फैक्टर पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के मोल होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 एक बार वापस लिख लेता हूं। 2H2O2, H2O2 है, यस, चेंजिंग इनटू 2H2O + O2। अब बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझना, इसमें बड़ी मिसकंसेप्शन है। कई अलग अलग तरीके से इसका एन फैक्टर बताया जाता है। जहां भी कंपाउंड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है वहां पे अलग अलग तरीके से लोग एन फैक्टर बताते हैं। आपको पता है कि पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन -1 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, -2 हो गया। अगर आप यहां से यहां तक जाओगे, यहां 2 ऑक्सीजन पे -4 होता है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो आप देखो इस वाले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, एडिशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन का स्टेप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए, राइट। और यहां से यहां तक जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। लॉजिकली 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। अगर मैं इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर लेता, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगी, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करने में इसका एन फैक्टर जो है वो 2 आएगा, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो -2 से 0 में जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमेशा ऑक्सीजन होता है, राइट। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि ऑक्साइड आयन में जा रहा है -2 से -4। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक चेंज कितना है बच्चा? आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक चेंज तो 0 हो गया। वैसे भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है कंपाउंड, तो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते वक्त
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन तो सेम ही आएंगे, राइट। तो एक तो इसका वर्जन ये है क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं है, तो एक वर्जन इसका ये है कि एन फैक्टर नॉट डिफाइंड। मैं तो इसी में बिलीव करता हूं कि एन फैक्टर नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉनिक चेंज 0 है। एक इसका मैनिपुलेटिव मेथड भी है, लाइक कभी भी इसका एन फैक्टर निकालना हो तो n इज इक्वल टू, बल्कि इस तरह से काम करते हैं, n ओवरऑल यूं कह देते हैं, n ओवरऑल जो होता है 1/n ओवरऑल इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 1 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा बेसिस नहीं है अपने पास, तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2, यानी n ओवरऑल जो होगा वो होगा n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, राइट। तो अगर ये इस फार्मूला को मैं अप्लाई करके निकालूं तो यहां पे इसके हिसाब से n हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि 1 आ जाएगा एन फैक्टर। एन फैक्टर n1 इंटू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 1 आ जाएगा, यानी कि इसका एन फैक्टर उस रूल के अनुसार 1 आ गया। बट ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स में इस बात को यूज करोगे तो प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा। एन फैक्टर अगर आप 1 लेते हो ना तो मैनिपुलेटिव फॉर्म में हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल नहीं है, ये कंसेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे सोचो, हम लोगों ने एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या बताया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ कंपाउंड। इसके हिसाब से पर मोल ऑफ कंपाउंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है, जो कि कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम एवरेज आउट करेंगे तो पर मोल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 0 है बेटा। तो जब 0 है तो मैं 1 को कैसे जस्टिफाई करूं? तो दिस इज नॉट जस्टिफाइडेबल, इसलिए मैं पर्सनली इस एन फैक्टर को प्रमोट नहीं करता। लेकिन मान लीजिए कभी किसी टेस्ट सीरीज में या किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ आ जाए जहां पे नॉट डिफाइंड नाम का टर्म नहीं है, तो आप इस मेथड से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको मोटिवेट प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इसका लॉजिक नहीं है कुछ, इसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो मैं तो मानूंगा कि नॉट डिफाइंड। अगर मुझे क्वेश्चन करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके कहीं क्वेश्चन करना है, तो मैं बेटर मोल कंसेप्ट से करूंगा। आई विल नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट, क्योंकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो मैं मोल कंसेप्ट, बड़े आसान सी इक्वेशन है, मैं मोल कंसेप्ट से कर लूंगा इसको। 2 मोल H2O2 से 2 मोल H2O बनता है, 1 मोल O2 बनता है, इससे मेरा काम हो जाएगा। बट मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सो आई विल नॉट फॉलो दिस। बट यस, बहुत जगह पे इस तरह से बताया जाता है और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट सेटिस्फाई हो जाता है अगर आप एन फैक्टर 1 या इस मेथड से ले लो तो, राइट। तो इट्स योर चॉइस व्हाट टू फॉलो, लेकिन कंसेप्चुअली ये 1 जो है इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट गाइस, चलो नेक्स्ट। यानी ऐसे कंपाउंड का जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, अ कंपाउंड which undergo disproportionation, for a compound which undergo disproportionation n factor is not defined, n factor is not defined। ये मेरा अपना वर्जन है not defined, जो कि गलत नहीं है ना। इसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको नहीं, यानी ऐसे केसेस में हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट नहीं अप्लाई करेंगे जिस कंपाउंड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। इसलिए मैंने पीछे लिखवाया भी था कि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट होता है या जो एन फैक्टर रेशियो रिवर्स ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलिडेट नहीं हो पाता है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आई मीन एग्जांपल नंबर 22। I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H प्लस चेंजिंग इनटू I2 प्लस H2O। आप चाहो तो बैलेंस कर लो, हालांकि बैलेंस करने की ऐसी कोई खास जरूरत एन फैक्टर निकालते वक्त पड़ती नहीं है, राइट। तो 3I2 प्लस 3H2O आई गेस, यस। ये मैंने लिया है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका एन फैक्टर निकालना है, राइट। तो चलिए इसका एन फैक्टर निकालें। एक आयोडीन पे -1 चार्ज है, यहां एक आयोडीन पे 0 चार्ज है, 1 हो गया। अगर मैं IO3 की बात करूं, यहां पे एक आयोडीन पे +5 चार्ज है, यहां पे 0 है, यानी कि 5 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअली रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का वजह से बना है, यानी बैकवर्ड साइड में देखूंगा मैं तो आयोडीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता दिखेगा, तो मेरे हिसाब से ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप रॉन्ग कंसेप्ट लगा के निकालने की कोशिश करते हो तो आप निकाल सकते हो, राइट। हालांकि मैं इसको अगेन मोटिवेट नहीं करूंगा। अगर फिर भी आप निकालना चाहते हैं तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसको ऑक्सीडाइज होना होगा। एन फैक्टर कितना होगा, 2 आयोडीन पे 0 और यहाँ 2 आयोडीन पे +10 हो जाएगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको रिड्यूस होना होगा, इसका रिडक्शन प्रोडक्ट I- होगा। तो यहाँ पे 2 आयोडीन पे 0, यहाँ 2 आयोडीन पे -2, अगेन 2 हो गया एन फैक्टर। तो अब आप एन फैक्टर जैसा कि इस मेथड में बताया था ना, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये मेथड लगा के निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 10 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2, 10 + 2 कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 5/3। 5/3 लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वैलिडेट करना चाहते हो इस इक्वेशन में तो आपका आंसर आ जाएगा। बट वंस अगेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस 5/3, आप कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि 3 आयोडीन के बिहाफ पे, मतलब जो एक आयोडीन के बिहाफ पे 5/3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या 3 आयोडीन के बिहाफ पे 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ये गलत है। क्योंकि आप देखोगे इस 3 आयोडीन के अंदर ना 2.5 आयोडीन तो यहां से बन रहे हैं, 2.5 आयोडीन, ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। 2.5 आयोडीन एक स्टेप से बनते हैं और एक आयोडीन दूसरे स्टेप से, आधा आयोडीन दूसरे स्टेप से बनते हैं, और दोनों आधे में 5-5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि एक 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होने की वजह से बन रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होने की वजह से निकल रहा है, और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन आधा मोल आयोडीन के रिडक्शन के होने की वजह से जुड़ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल 3 के लिए बात करोगे 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 की बात करोगे या तो 2.5 के लिए होगा या आधा के लिए होगा, 3 के लिए तो एटलीस्ट नहीं होगा, जहां जो बेसिस है इस एन फैक्टर का। तो यहां पे ये थोड़ा चीज ना सही नहीं है, तो आई वुड से नॉट डिफाइंड इज ओके। एंड इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बड़ी आसान सी है बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाओ ना, इसका एन फैक्टर आप बिंदास निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स करके आप रेशियो लेके आयोडीन के एटम को एटलीस्ट बैलेंस भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आप लोग को एन फैक्टर का एक बेहतर आइडिया हो चुका है अब तक कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेकर के मैं इसको खत्म कर देता हूं। 23 एक और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, लेट मी टेक इट। FeS2 चेंजिंग इनटू Fe2 प्लस SO2। यहां पे एक बात ध्यान रखिए बच्चा लोग, यहां पे जो सल्फर है ना, ये एक्चुअली -1 में होता है, यानी 2 सल्फर पे -2 चार्ज हो गया, और यहां पे 2 सल्फर पे कितना हो गया, +8, एक सल्फर पे +4 होता है। तो सल्फर टू सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन निकला, और आयरन यहां पे +2 है, राइट। अगर मैं +3 कर देता हूं, इसको +3 कर दिया तो +2 से +3 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर निकला और 10 इलेक्ट्रॉन इधर निकला, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 निकल गए। ऑलराइट, एन फैक्टर 11। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 में मैं ले रहा हूं Fe2SO4 होल थ्राइस चेंजिंग इनटू Fe2 प्लस SO2। यहां भी आप देख सकते हो, पहले आप करो, यहां पे आयरन और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पे 2 आयरन है, 2 आयरन पे +6 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक आयरन पे +3 है, इससे निकाला, राइट। यहां पे 2 आयरन पे +4 चार्ज हो जाएगा, 6 से 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यहां पे सल्फर होता है +6 एक सल्फर पे, क्योंकि 3 सल्फर है तो +6 × 3 यानी +18। यहां पे 3 सल्फर की बात करेंगे तो +4 × 3 यानी कि +12। ऑलराइट,
तो +18 से +12 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी टोटल मार के हो गया n फैक्टर 8, 6 2 8। ऑलराइट, क्लियर है सब लोग को? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, डाउट, दुख, तकलीफ ना। एंड द लास्ट एग्जांपल, MnO4 minus changing into Mn6 plus Mn let's say 4 plus, ऐसे आर्बिट्ररी ले लिया। आप जानते हैं यहाँ पे मैग्नीज पे +7 चार्ज होता है, राइट? और मुझे 2 मैग्नीज लेने पड़ेंगे मैग्नीज के एटम को बैलेंस करने के लिए। तो चेक करिए, 2 मैग्नीज पे लेफ्ट हैंड साइड में 7 × 2 14 चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ पे दोनों मैग्नीज का मिला के +10 चार्ज है, तो 14 से 10 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, 4 इलेक्ट्रॉन ऑन बिहाफ ऑफ 2 पर मैग्नेट, राइट? तो n फैक्टर 1 पर मैग्नेट के बिहाफ पे कितना हो जाएगा? 4 / 2 यानी कि 2, n फैक्टर हो गया 2, राइट? ठीक है, तो चलो, तो इस पूरी यूनिट के अंदर मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल जो इस चैप्टर में यूज होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो कभी भी इस चैप्टर में n फैक्टर की आपको आवश्यकता हो, आपसे नहीं निकल रहा हो, तो इन 24-25 एग्जाम्पल में से ज्यादातर एग्जाम्पल मिल जाते हैं, राइट? ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और एकदम पक्का कर लीजिए। n फैक्टर अच्छा हो तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर का। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए, बल्कि खुशखबरी कहूंगा मैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट ट्रबलसम चैप्टर है, सबसे दुखी करने वाला चैप्टर, जिसमें शुरुआत में लगता है कि बड़ा अच्छा है, आसान सा पीएच निकालते वक्त, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीक एसिड वीक बेस से निकल के हाइड्रोलिसिस में आते हैं, बफर में आते हैं, इंडिकेटर में आते हैं, सॉल्युबिलिटी तक पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती है बच्चों की। ये चैप्टर मैं अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि स्पेशल लेक्चर में कोई भी बच्चा आकर के हमारी ये क्लास ज्वाइन कर सकता है। स्पेशल लेक्चर में पढ़ा रहे हैं हम। नॉर्मली इसकी क्लास 2 बजे दिन में होती है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। अगली क्लास का लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, उसमें देख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये, एकदम 0 से स्टार्ट करके मैं इसको पढ़ा रहा हूं, जिसमें IIT JEE KBPI ओलंपियाड क्लास 11 क्लास 12 सबको कवर कर रहे हैं। IIT JEE नीट भी कवर कर रहा है इसके अंदर। तो आप सब लोग इन लेक्चर्स को ज्वाइन करके इस चैप्टर को एकदम मजबूत बना लीजिए, राइट? इसके साथ साथ इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराते हैं, PYQs हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चंस करा रहे हैं, साथ में एक्सट्रीमली गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स क्लास के दौरान ही होते हैं। तो इन लेक्चर्स को आप एंजॉय करने के लिए हमारा प्रोफाइल पे जाइए, उसको हमें फॉलो कीजिए, और उसके साथ साथ लेक्चर वहां से आपको स्पेशल क्लासेस में मिल जाएंगे, और इस वीडियो के साथ लिंक में भी अगले लेक्चर का लिंक आपको पोस्ट कर दूंगा। ऑलराइट बच्चा लोग, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।